जश्न जमहूर है, जश्न जमहूर है, जश्न जमहूर है, जश्न जमहूर है। हर नजर हर शहर आज मसरूर है, हुस्न पे अपने दिल्ली भी मगरूर है। जाने क्या पा गया, जाने क्या पा गया, कितना मसरूर है। जश्न जमहूर है, जश्न जमहूर है, जश्न जमहूर है, जश्न जमहूर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैंने अभी जो अशार पढ़े उससे आप समझ गए होंगे कि आज की मेरी वीडियो का टॉपिक क्या है। तो नाज़रीन, सबसे पहले जज्बात की दुनिया की तरफ से मैं अस्मा बेगम आप सभी हिंदुस्तानी भाई बहनों, बच्चों, बूढ़ों, मर्द, औरत, हिंदू, मुसलमान सबको दिल की गहराइयों से आज के दिन की यानी रिपब्लिक डे और लोकतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस और यम जमहूरिया की ढेर सारी मुबारकबाद देती हूँ। तो आइए अब मैं इस दिन पर मज़ीद मालूमात और इस दिन की अहमियत पर रोशनी डालते हुए ये बताती हूँ कि हिंदुस्तान आज़ाद होने में हमारे मुल्क का कानून जमहूरी, लोकतांत्रिक और डेमोक्रेटिक ही क्यों बना, यानी आज़ाद होने के बाद देश का कानून लोकतांत्रिक ही क्यों बनाया गया, रिपब्लिक ही क्यों बनाया गया, डेमोक्रेटिक ही क्यों बनाया गया। नाज़रीन, बात सबके लिए जानना ज़रूरी है, इसलिए मेहरबानी करके वीडियो को पूरा ज़रूर सुनिएगा, ज़रूर से सुनिएगा। बड़ी ख़ास और गहरी मालूमात होने वाली है आपको इस वीडियो से। नाज़रीन, हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के लिए 26 जनवरी सिर्फ एक त्यौहार ही नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान का फ़ख्र है, गुरूर है। हर हिंदुस्तानी के लिए उसकी शान है, पहचान है। पहचान है हमारी आज का दिन। हर हिंदुस्तानी के लिए उसका मुल्क उसकी पहचान है, उसकी शिनाख्त है। तेरे बिना कहाँ मुमकिन थी शिनाख्त मेरी, तेरे बिना कहाँ मुमकिन थी शिनाख्त मेरी। मेरा वतन है मेरे शिजरे नसब की तरह। नाज़रीन, सबको पता है, हम सभी लोग जानते हैं कि इसी दिन, इसी 26 जनवरी के दिन हमारे मुल्क में अपना हिंदुस्तानी आईन या कानून लागू हुआ। ये वो दिन है जिसमें आज़ाद हिंदुस्तान के सिर पर कानून या खुद एतमादी का ताज रखा गया, जिसे देखकर बच्चा, बूढ़ा, जवान, मर्द, औरत यानी मुल्क का हर नागरिक, हर बाशिंदा खुशी से मुस्कुरा उठा। नाज़रीन, हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ादी तो 15 अगस्त 1947 में ही मिल गई थी, लेकिन उसे आज़ादी की सही शक्ल 26 जनवरी 1950 को मिली, क्योंकि आज ही के दिन अंग्रेज़ों के ज़रिए छीनी गई हिंदुस्तानी हुकूमत का वक़ार फिर से कानूनी तौर पर बहाल हुआ और हमारा मुल्क एक जमहूरी, लोकतांत्रिक और डेमोक्रेटिक मुल्क कहलाए जाने के काबिल हुआ। मुल्क में हमारा कानून लागू हुआ, हमें अंग्रेज़ों के कानून से छुटकारा मिला और हमारे मुल्क में, हमारे आज़ाद हिंदुस्तान में हमारा अपना कानून लागू हुआ, अपना हिंदुस्तानी आइन नाफिज हुआ। डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक मुल्क होने के नाते मुल्क का हर बाशिंदा, हर नागरिक बराबर का करार पाया गया, सबको एक बराबर का माना गया, सबको बराबरी का दर्जा और बराबरी का हक मिला। मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, अब मैं अपने असली मुद्दे पर आती हूँ। मेरे प्यारे हिंदुस्तानी भाइयों और बहनों, हम ये तो जानते हैं कि हम सब एक जमहूरी, लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं, बाशिंदे हैं, लेकिन इसी के साथ हमारे लिए
ये जानना भी ज़रूरी है कि हमारा मुल्क का कानून या संविधान लोकतांत्रिक या जमहूरी क्यों बनाया गया, इसे जमहूरियत की शक्ल ही क्यों दी गई। इसी बात को बताने के लिए, इसी बात पर जिक्र करने के लिए, इसी बात को बताने के लिए आप सबको सामने ये वीडियो ला रही हूँ। और इस बात को बताने के लिए मैं आप सबको थोड़ा पीछे की तरफ ले जाना चाहूँगी, इतिहास में आपको लेके जाना चाहूँगी, आपकी तारीख या इतिहास के बाब को, उसके दरवाजे को खोल करके इतिहास के पन्नों को थोड़ा पीछे से पलटना चाहूँगी। लेकिन कुछ बताऊँ उससे पहले फिर गुजारिश करूँगी कि मेरी बात को पूरी तवज्जो और ईमानदारी से, गौर से ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए पीछे की सदी में लौटते हैं, गौर कीजिए। 1799 का ज़माना है। बनारस के चंद मुसलमानों ने मौलवी वज़ीर अली की क़यादत में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक मिशन बनाया, जिसे बनारस मिशन का नाम दिया गया। 1816 में पुलिस टैक्स के खिलाफ खुली बगावत में मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अनवार पेश थे, आगे थे। 1833 का ज़माना है, जब करम शाह के बेटे टीपू शाह ने अंग्रेज़ों को किराया ना देने की एक ज़बरदस्त मुहिम की क़यादत संभाल रखी है। उनके कारनामों को, उन्होंने जो अंग्रेज़ों की मुखालफत की, जो कारनामे अंजाम दिए, उसके मद्देनज़र उनके कारनामों को देखते हुए एक अंग्रेज़ मुसन्निफ अपनी किताब में लिखता है कि मुसलमान अंग्रेज़ों के वफ़ादार हो ही नहीं सकते, मुसलमान अंग्रेज़ों के वफ़ादार हो ही नहीं सकते। इसी तरह 1857 की पहले जंग आज़ादी, जिसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं, उसमें भी हिंदुस्तान की तमाम दूसरी कौमों की तरह सबके साथ मिल करके मुसलमान भी जंग आज़ादी में आगे थे। उन्होंने भी उसमें हिस्सा लिया, अपनी जान के, अपने माल की कुर्बानियाँ दी। इस 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की जो जंग हुई थी, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसकी क़यादत भी, उसकी अध्यक्षता भी बादशाह बहादुर शाह जफ़र ने संभाल रखी थी। दूसरी कौमों की तरह मुसलमानों ने भी इस जंग में अपनी जानो माल की कुर्बानियाँ दी, जिस्म पर जुल्म सितम और सऊबतें बर्दाश्त की, अंग्रेज़ों के अत्याचार सहन किए, उनकी ज़्यादतियाँ बर्दाश्त की। आगे सुनिए। 1885 का ज़माना है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बनाया गया। उस ज़माने में भी बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला हरदयाल, गोपाल कृष्ण गोखले और बहुत सारे अजीम रहनुमाओं के साथ हमारे मुसलमान नेताओं ने भी शिरकत की। सरदार पटेल, विपिन चंद्र पाल, राम प्रसाद बिस्मिल और न जाने कितने अनगिनत देशभक्त, देश प्रेमी नेताओं के साथ साथ अनगिनत मुसलमान रहनुमाओं, नेताओं ने भी, जैसे बदरुद्दीन तैयब, सैफुद्दीन किचलू, अशफाकुल्लाह खां, खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना महमूदुल हसन, काजी अब्दुल रज़्ज़ाक, मौलाना रहमतुल्लाह, हसरत मोहानी, शिबली नोमानी, अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना जफ़र अली और इनके अलावा अनगिनत, कितने नाम गिनाऊं, सबका नाम गिनाना आसान नहीं है, इसलिए मुख्तसर तौर पर नाम गिनाती हूँ कि अनगिनत मुस्लिम नेताओं और रहनुमाओं के दिल में भी आज़ादी की तड़प थी, तमन्ना थी, और सब ने मिलकर जंग आज़ादी में हिस्सा लिया। और आखिरकार बहुत सारी कुर्बानियों के बाद हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हो गया। नाज़रीन, गौर से सुनिए। गुलामी की जंजीरें तोड़ने और बरतानवी शिकंजे से आज़ाद होने के बाद तिरंगा झंडा, कौमी तराना, कौमी निशान, सरकारी ज़बान वगैरह तो पहले से ही तय कर लिया गया था, लेकिन एक अहम मुद्दे पर, एक अहम मसले पर फैसला लेना अभी बाकी था, और वो मसला ये था कि आज़ाद हिंदुस्तान का तर्ज़ हुकूमत क्या होगा,
किस अंदाज का होगा, किस तरीके से हिंदुस्तान की हुकूमत को, उसकी सरकार को चलाया जाएगा। लिहाजा बड़े गौर व फिक्र के बाद हर कौम और हर मज़हब की कुर्बानियों और उनके ताउन, उनके सहयोग को मद्देनज़र रखते हुए, उन सबको ख्याल में रखते हुए मुल्क के दानिशवरों और दूरदर्शी लोगों के ज़रिए ये तय किया गया कि हिंदुस्तान के कानून को, संविधान को जमहूरी तर्ज पर, यानी लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक अंदाज पर बनाया जाए, कायम किया जाए। हिंदुस्तान के कानून को लोकतांत्रिक बनाया जाए, प्रजातांत्रिक बनाया जाए, ये तय किया गया। तो नाज़रीन, अब गौर कीजिए, इस बात पर ध्यान दीजिए, तवज्जो दीजिए कि मुल्क की आज़ादी की जंग में हर बाशिंदे, हर मज़हब का जो ताउन था, योगदान था, उसको देखते हुए हिंदुस्तान का कानून जमहूरी या लोकतांत्रिक होने के अलावा किसी और किस्म का तो होना ही नहीं था। सबकी कुर्बानियों को मद्देनज़र रखते हुए, सबके सहयोग को, सबके ताउन को मद्देनज़र रखते हुए हिंदुस्तान के कानून जो बनाया गया जमहूरी, वो बहुत ही अच्छा फैसला था। और सबके ताउन को देखते हुए यहाँ के संविधान को जमहूरियत के अलावा किसी और किस्म का होना ही नहीं था। लोग समझदार थे, दूरदर्शी थे हमारे रहनुमा, इसलिए उन्होंने बड़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ, बड़े गौर व फिक्र के बाद हिंदुस्तान के आइन को जमहूरियत की शक्ल दी, लोकतांत्रिक बनाया। और इतिहास के पन्नों को आपके सामने पलटने, तारीख को दोहराने का मेरा मकसद यही था कि मैं आपको बताऊं, आप ये जाने कि हिंदुस्तान का कानून जमहूरी या लोकतांत्रिक क्यों बनाया गया। आज़ादी हासिल करने में सभी मजहब के ताउन और योगदान की अहमियत को, हकीकत को 1947 में आज़ादी का परचम लहराते हुए दानिश्वर और दूरदर्शी लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से, खूब अच्छी तरीके से समझ लिया था, जान लिया था, और इसी वजह से इतना अच्छा और बेहतरीन फैसला लिया गया था। लेकिन आप सोचिए, गौर कीजिए कि क्या सिर्फ कह देने भर से ही मुल्क जमहूरी, लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक बन सकता है? नहीं, कतई नहीं। इसके लिए ज़रूरत होती है आइन, संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन की, जो बना तो होता है मुंतखब किए गए, चुने गए रहनुमाओं के ज़रिए, लेकिन बड़ा उन सभी से होता है। कानून बड़ा उन सभी से होता है। तो आइए इस बात का भी जिक्र करती हूँ कि आइन की तश्कील कैसे हुई, संविधान को बनाया कैसे गया, किस तरीके से बनाया गया। कांग्रेस की बैठक में ये शर्त रखी गई कि आज़ाद हिंदुस्तान के आइन तख्लीक करने का, कानून को बनाने का जो तरीका होगा वो एक तंजीमी बैठक होगी, जिसे हम संविधान निर्मात्री सभा कहते हैं। ये तय किया गया कि आइन तख्लीक करने का तरीका तंजीमी बैठक या संविधान निर्मात्री सभा होगी। इस बात की मंजूरी मिलने के बाद रहनुमाओं ने एक कमेटी की तश्कील की, जिसका नाम रखा गया कानून साज कमेटी, जिसे हम हिंदी में संविधान निर्मात्री सभा के नाम से भी जानते हैं। कानून साज कमेटी या संविधान निर्मात्री सभा के सदर थे या अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में हमारे मुल्क के पहले सदर जमहूरिया यानी राष्ट्रपति बने। उस वक्त की सबसे बड़ी इल्मी शख्सियत, सबसे बड़े और उत्कृष्ट शैक्षिक व्यक्तित्व वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस कमेटी का कन्वीनर बनाया गया। इस कमेटी ने निहायत मशक्क़त, लगन और गहरे मुताला यानी अध्ययन के बाद दुनिया भर के दस्तूरों और कानूनों को पढ़कर आखिरकार
मुल्क का कानून मुरत्तिब कर लिया, लिख लिया गया और कमेटी के सभी मेंबरान ने अपने अपने खून से उस पर दस्तखत की। आइन को मुकम्मल शक्ल देने के लिए आइन साज कमेटी ने या संविधान निर्मात्री सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में सदारत में 7 लोगों की एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई। इस कमेटी ने आइन या संविधान का नमूना 21 फरवरी 1948 में पेश किया और यह नमूना 5 नवंबर 1948 में आइन साज कमेटी के सामने मशवरे के लिए रखा गया। आइन या संविधान को बनाने में, हमारे मुल्क के कानून को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का वक्त लगा। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का वक्त लगा और इसके बाद आइन साज कमेटी के ज़रिए 26 नवंबर 1949 में 395 अनुच्छेद और 18 अनुसूचियों वाले इस कानून को कबूल कर लिया गया। यानी 26 नवंबर 1949 ईस्वी में 395 अनुच्छेद और 18 अनुसूचियों वाले हमारे मुल्क के कानून को आइन साज कमेटी यानी संविधान निर्मात्री सभा के ज़रिए कबूल कर लिया गया, पास कर दिया गया। इसलिए हर साल 26 नवंबर को यौम आइन, संविधान दिवस या कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। हम 26 नवंबर को हर साल अपना यौम आइन, संविधान दिवस या कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। नाज़रीन, अभी हमारा आइन सिर्फ पास हुआ था, कमेटी के ज़रिए पास किया गया था, मुल्क में लागू नहीं हुआ था। इसलिए इस कानून को नाफिज करने या लागू करने के लिए एक तारीख़ी दिन का इंतखाब किया गया, एक तारीख़ी दिन चुना गया, एक ऐतिहासिक दिन को चुना गया कि उस दिन देश का कानून लागू किया जाएगा और वो ऐतिहासिक दिन था 26 जनवरी 1950। इस दिन का इंतखाब करने या चुनने की वजह ये थी कि 26 जनवरी 1950 से पहले, 26 जनवरी 1950 के ठीक 20 साल पहले 26 जनवरी 1930 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हिंदुस्तान को पूर्ण स्वराज घोषित किया था, ऐलान किया था, हिंदुस्तान के पूर्ण स्वराज होने का ऐलान किया था और इसी दिन लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया था। इसलिए ये 26 जनवरी का दिन रखा गया देश में, मुल्क में कानून को लागू करने के लिए। और इस तरह 26 जनवरी 1950 में हमारे मुल्क में कानून लागू हो गया। तो नाज़रीन, आपने देखा कि इस तरह हिंदुस्तान का कानून, जिसे हम दस्तूरुल अमल कहते हैं, वो आज ही के दिन यानी 26 जनवरी 1950 में पूरे मुल्क में लागू कर दिया गया। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, गौर से सुनिएगा, बहुत ख़ास बात बताने जा रही हूँ कि इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गवर्नमेंट हाउस के दरबार हाल में हिंदुस्तान के पहले सदर जमहूरिया यानी राष्ट्रपति की हैसियत से शपथ ली थी, कसम ली थी। हिंदुस्तान के पहले जमहूरियाई जश्न में, लोकतांत्रिक जश्न में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्लो मेहमान खुसूसी या चीफ गेस्ट बनकर आए थे। नाज़रीन, फ़ख्र की बात है कि इस आइन में सबसे अहम हिस्सा हम सबको खुशी बख्शता है, हम सबको मसरूर करता है कि हर हिंदुस्तानी को अपना मज़हब, अपनी ज़बान, अपनी पसंद के मुताबिक मज़हब मानने, अपने तालीमी मरकज़, अपनी इबादत गाहें, अपनी तर्ज़ व तकरीर व तहरीर, अपने पसंद के मुताबिक काम करने,
खाने, पहनने, रहने, त्योहारों को मनाने वगैरह के बुनियादी हुकूक हासिल हैं और इख्तियार हासिल हैं। मुल्क में कानून में जो फंडामेंटल राइट्स है, जिसे हम मौलिक अधिकार या बुनियादी हुकूक कहते हैं, उसके ज़रिए हर हिंदुस्तानी को अपने अंदाज में ज़िंदगी गुजारने का हक़ हासिल है। और ये खुशी की बात है, ये भारत के संविधान पर फ़ख्र करने की बात है कि हमारे दानिशरों ने, हमारे दूरदर्शी लोगों ने बहुत कुछ सोच करके देश के कानून को इस तरह बनाया होगा। और हमारे लिए जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार जो हमें मिले हुए हैं, वो हमें अपने आज़ादी को बरकरार रखने के लिए मदद करते हैं, हमें हमारा हक़ देते हैं। हर हिंदुस्तानी को उसके ज़रिए सबका हक़ हासिल होता है। प्यारे हिंदुस्तानी, ये जो यौम जमहूरिया है, तो यौम जमहूरिया या गणतंत्र दिवस का ये दिन, ये मुबारक दिन हमें हिदायत देता है, शिक्षा देता है कि ज़बान, मज़हब, रंग, ज़ात, नस्ल वगैरह का फ़र्क हमारे मुल्क में भले ही मौजूद हो, लेकिन फिर भी हम सब बाशिंदे, सब नागरिक एक हैं। हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी भी ज़ात, किसी मज़हब के होने के बाद हम सबसे पहले एक हिंदुस्तानी हैं। और ये फ़र्क तो हमारी अज़मत, हमारी हमदर्दी, इंसानियत, शान व मिल्लत की खूबसूरती में, मुल्क की शान में इजाफ़ा करती हैं, उसे बढ़ाते हैं। तभी तो कहा जाता है कि भारत की विभिन्नता में भी एकता है। विभिन्नताओं का देश होते हुए भी भारत एक है, उसकी विभिन्नता में भी एकता है। अगर हम सब हिंदुस्तानी अपने मुल्क की इन तफरीकों को, इन विभिन्नताओं को, इसकी नज़ाकत को, इसकी खूबसूरती को सच्चे मन से महसूस करने लगे, तो सारे लड़ाई झगड़े और ख़यालाती इख्तलाफात, यानी जो वैचारिक मतभेद हैं, सब खत्म हो जाए। आज ज़रूरी है कि लोगों के गिरते हुए मियार को ऊपर उठाया जाए। हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम अपने मुल्क को बुराइयों से, नफ़रतों से पाक रखें और जमहूरियत या लोकतंत्र की हिफाजत करें। सभी बाशिंदों में मोहब्बत और एकता की शमा रोशन की जाए, क्योंकि ये मुल्क किसी एक का नहीं और इस पर हक किसी एक का नहीं। ना तो ये मुल्क किसी एक का है और ना तो इस पर हक किसी एक का है। इसलिए अमन सुकून बनाए रखने, तरक्की और खुशहाली और मुल्क की हिफाजत की जिम्मेदारी भी किसी एक की नहीं है। जब मुल्क किसी एक का नहीं है तो इसकी खुशहाली, इसकी तरक्की और इसमें अमन सुकून बनाए रखना भी एक की जिम्मेदारी नहीं है, ये भी सबकी जिम्मेदारी है। सबको ये बात माननी पड़ेगी, सबको नफरत छोड़ना पड़ेगा, सबको नफरत छोड़ना पड़ेगा, सबको ये बात दिल से कबूल करनी पड़ेगी, ये वतन सबका है, किसी एक का नहीं है। इसलिए ज़िम्मेदारी भी, खुशहाली बनाए रखने की ज़िम्मेदारी भी सबकी है। एक दूसरे के हक़ को सबको समझना पड़ेगा। वतन में खुशहाली बनाए रखने के लिए सबको मीठा बोलना होगा, सबको दिल जोड़ने वाली बातें करनी होंगी, दिल तोड़ने वाली नहीं। सबको सबकी इज्जत करनी पड़ेगी, सबको दिल से ये महसूस करना पड़ेगा, कबूल करना पड़ेगा, सबको ये कबूल करना पड़ेगा, न तेरा है न मेरा है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती, जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। सबको ये मानना पड़ेगा।
नाज़रीन, आज 26 जनवरी का ये दिन फ़ख्र का, गर्व का दिन है, गर्व का जश्न है, लोकतंत्र या जमहूरियत का जश्न है। आज़ादी दिलाने वाले उन अजीम रहनुमाओं की को खराज अक़ीदत पेश करने का जश्न है, उन्हें सलाम करने का जश्न है, शहीदों के ख्वाबों की खुशनुमा ताबीर का जश्न है, फ़ख्र का जश्न है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री के सिटीजन्स हैं, बाशिंदे हैं, नागरिक हैं। ये मौका है सीना तान कर खड़े होने का, शान से अपना कौमी तराना गाने का और जमहूरियत को सही मानों में साकार करने का। अपनी बातों को आखिरी मोड़ पर लाते हुए मैं दुनिया की सबसे बड़ा आइन लिखने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो उस वक्त की सबसे बड़ी इल्मी शख्सियत थे, सबसे बड़ी इल्मी शख्सियत के मालिक थे, जिन्होंने 6 सब्जेक्ट में एमए किया था और 2 सब्जेक्ट में पीएचडी की थी। 6 सब्जेक्ट में एमए और 2 सब्जेक्ट में पीएचडी किया था और दुनिया के सबसे बड़े तालीमी मरकज़ कोलंबिया यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की थी। कितनी बड़ी इल्मी शख्सियत के मालिक थे, तभी तो इतना बड़ा, इतना वसी आइन लिख करके हमारे मुल्क की शान को बढ़ाया। उन्हीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी पूरी टीम को सलाम करती हूँ और तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हम हिंदुस्तानियों को इतना वसी, इतना बड़ा और उम्दा आइन अता किया। सबको उनके बुनियादी हुकूक से नवाजा, इतना अच्छा कानून अता किया। सबको बराबरी का अब मिल गया है दर्जा, सबको बराबरी का अब मिल गया है दर्जा, प्रजा भी अब है राजा, राजा भी अब है प्रजा। अपनी असेंबली में अब तो है सबका साझा, अपनी असेंबली में अब तो है सबका साझा। दूरी का नफरतों का अब फ़र्क सब मिटाओ, दूरी का नफरतों का अब फ़र्क सब मिटाओ, जमहूरियत का नारा पुरज़ोर तुम लगाओ। 26 जनवरी है पूरी खुशी मनाओ, 26 जनवरी है वहदत के गीत गाओ। अब मैं आप सभी नाज़रीन का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने मेरी इतनी लंबी बातों को सुना। अगर मालूमात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मालूमात को दूसरों तक पहुँचाइएगा और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब इस शेर के साथ अपनी बात को ख़त्म करती हूँ और आपसे इजाज़त चाहूँगी। मिलेंगे फिर नई वीडियो में। खौफ व आफत से कहाँ दिल में रिया आएगी, खौफ व आफत से कहाँ दिल में रिया आएगी, बात सच्ची है जो वो लब पे सदा आएगी, बात सच्ची है जो वो लब पे सदा आएगी। दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वफ़ा आएगी, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वफ़ा आएगी। तो इजाज़त चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।